अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हो चुका है। उनकी हुकूमत भी कायम हो चुकी है। उन्होंने अपने सदर का और बाकी जो दीगर शुअबे हैं, महकमे हैं, उन तमाम में ज़िम्मेदारों का ऐलान भी कर दिया है। चलिए आज हम इस पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अफ़गानिस्तान के ऊपर दोबारा से तालिबान की हुकूमत कैसे कायम हुई और ये 20 सालों का जो अरसा दरमियान में गुज़रा है, इस ज़माने का अफ़गानिस्तान कैसा था। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 9/11 के हमले से। जैसे ही 9/11 का अटैक हुआ, उसके फ़ौरन बाद दूसरे ही दिन जॉर्ज बुश, जो उस वक्त में राष्ट्रपति थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फ़ौरन उस मलबे के ऊपर खड़े होकर ऐलान किया कि इराक़ और अफ़गानिस्तान हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डाउट ये पैदा होता है कि इतने बड़े मुल्क का इतना बड़ा सदर, जिनके पास में CIA जैसी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिनके पास में बड़ी बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ है, उसके बावजूद में भी सिर्फ़ और सिर्फ एक शक और शुबे की बुनियाद पर उसने दूसरे ही दिन ऐलान कर दिया। उनके पास में क्या प्रूफ थे? ऐसे कौन लोग जो है 24 घंटे में ही उनके पास में गिरफ्तार हो चुके थे, या जिनके पास में ऐसे सारे प्रूफ जमा हो गए थे जिसकी बुनियाद पर जॉर्ज बुश ने यह ऐलान किया। लेकिन चूंकि अपनी दुश्मनी और अपनी भड़ास निकालना था, दुश्मनी और भड़ास निकालने के लिए उन्होंने फ़ौरन ऐलान कर दिया कि अफ़गानिस्तान और इराक़ हम आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी। 1996 से लेकर 2001 तक, यानी तकरीबन 7 साल का जो ज़माना था, अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने उस वक्त में हुकूमत की। वो हुकूमत तालिबान की क्यों बनी थी, उस पर हम अलग से एक वीडियो डालेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा उन्वान जो चल रहा है तालिबान की जो दूसरी, अभी जो सेकेंड टर्म उनको मिला है, उसके बारे में। जैसे ही 9/11 का अटैक होता है, तो चूँकि अमेरिका है, उसके साथ में UK है, उसके साथ में दुनिया की और दीगर ताकतें हैं, तालिबान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहाड़ों में जाना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि तालिबान पूरी तरह से रूपोश हो जाते हैं। उसका एक रीज़न भी था। उसका एक रीज़न ये हुआ था कि अमेरिका ने अफ़गान लोगों को ही अफ़गानियों के ख़िलाफ़ में खड़ा किया था। उस वक्त में मुझे याद है अच्छी तरह से, अहमद शाह मसूद, एक नॉर्दर्न अलायंस बनाया गया था। हम लोग रोज़ाना BBC के ऊपर वो सारी ख़बरें सुना करते थे। नॉर्दर्न अलायंस, उसमें अब्दुल रशीद दोस्तम है और इसी तरह से अहमद शाह मसूद है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने साथ में, वो सारे कबाइल, जिन कबीलों को हटाकर तालिबान ने 1996 में अपनी हुकूमत कायम की थी, इन्होंने वापस से उन्हीं सारे कबीलों को एक जगह पे जमा कर दिया। अब इन्होंने वो सारे कबीलों को जब एक जगह पे जमा कर दिया, तो उनको एक जगह जमा करने के बाद फिर तालिबान के ख़िलाफ़ में, क्योंकि अंदरून के ही जो दुश्मन थे, उनके सपोर्ट के लिए अमेरिका खड़ा हो गया। अमेरिका खड़ा होने के बाद उस वक्त के हालात ऐसे थे कि अफ़गानियों के ज़रिए से अफ़गानियों को मारा जा रहा था। मैं नेशनल ज्योग्राफिक पे एक चैनल, एक प्रोग्राम देखता हूँ, उसके अंदर बड़े ही मुझे दर्द होता है मैं जब भी देखता हूँ। 200 से ज़्यादा एक किले के ऊपर जब अटैक किया गया, उसमें गर्म तेल डाल दिया गया, उसके अंदर जो है पूरी तरह से केमिकल डाला गया, उसमें तेज़ाब डाला गया। डालने वाले भी अफ़गानी थे और जो मरने वाले थे वो भी अफ़गानी ही थे। सिर्फ़ और सिर्फ एक कबीले को दूसरे कबीले के ख़िलाफ़ भड़का के, वरगला के, और तालिबान के ख़िलाफ़ ये बाकी सारे लोगों को नॉर्दर्न अलायंस। तो ये जो नॉर्दर्न अलायंस था, ये नॉर्दर्न अलायंस को जो खड़े करने वाले थे, इनको खड़े करने वाला था अमेरिका। अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस तैयार किया और फिर तालिबान जो है वो आहिस्ता 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 पीछे हटते गए और पूरी तरह से वो रूपोश हो गए। उनके रूपोश होने के बाद अब जब मुल्क में हामिद करज़ई को ज़बरदस्ती जो है सदर बनाया गया, एक नाम दे कर के हम इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को बहाल कर रहे हैं, कोई वहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल नहीं हुई, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसको अफ़गानिस्तान के बारे में सही से मालूम नहीं है, जो जर्मनी या इटली के अंदर रहता था, यूरोप के किसी मुल्क में, वहाँ से उसको उठा के लाके अफ़गानिस्तान के कुर्सी पे बिठा दिया गया। अब हामिद करज़ई की जो हुकूमत चल रही है, हामिद करज़ई के हुकूमत के ज़माने में पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर, यानी बोलने के लिए हामिद करज़ई की हुकूमत थी, लेकिन रियल में हुकूमत वहाँ पे जो चल रही थी वो अमेरिका की। यानी ये जो 20 साल का ड्यूरेशन है, वहाँ पे किसी भी अफ़गान ने हुकूमत नहीं किया।
बल्कि वहाँ पे अब तक जो हुकूमत चलती आ रही थी वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की हुकूमत, बस अमेरिका की हुकूमत। और अमेरिका ने इस दरमियान में क्या किया, सबसे ज़्यादा जो लोग वहाँ पे पैदा किए, वहाँ पे डॉक्टर नहीं पैदा किए, वहाँ इंजीनियर नहीं पैदा किए, बल्कि वहाँ पे जासूस पैदा किए। जासूस, हर गांव में अमेरिका का जासूस, हर महल्ले में अमेरिका का जासूस। इतने जासूस उन्होंने गली मोहल्लों के अंदर फैला दिए कि अगर पता चले कि यहाँ पे कोई तालिबानी रहता है, फ़ौरन उसको उड़ा दिया जाता था। तो वो जासूस इसी मुखबिरी के अंदर रहा करते थे कि कहीं दोबारा से तालिबान पैदा ना हो जाए और दोबारा से तालिबान जो है वो हुकूमत कायम ना कर ले। इसलिए तालिबानियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने वहाँ के गली मोहल्ले, वहाँ के गांव-गांव के अंदर अपने सारे जासूस फैला दिए। अमेरिका ने जब वहाँ पे इस तरीके से जो है अपने सारे जासूस पूरे मुल्क के अंदर फैला दिए और जासूसी का ऐसा नेटवर्क एक ऐसा कायम कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका को वहाँ पे हामिद करज़ई के नाम से हुकूमत करने के लिए मिला। अब हामिद करज़ई की हुकूमत मतलब क्या था, वहाँ पे रिश्वत यानी हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मुझे आपको ये बताना है, रिश्वत, भ्रष्टाचार, कोई भी काम आप बग़ैर रिश्वत दिए के नहीं कर सकते। एक ऐसा मुल्क जहाँ की 100% आबादी मुसलमानों की है, जिनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी है कि जो रिश्वत देने लेने वाला है दोनों भी मलऊन हैं, दोनों के ऊपर भी लानत भेजी गई है, वैसे मुल्क के अंदर बग़ैर रिश्वत के आप कोई काम नहीं कर सकते थे। लोगों के लिए इंटरनेट को इतना महंगा बना दिया गया, आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक आम आदमी इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको 10 GB का इंटरनेट लेना है, उसके लिए आपको $10 खर्चा करना पड़ते हैं। $10 मतलब तकरीबन हो गए 750 रुपये। यानी 750 रुपये में हमारे इंडिया जैसे मुल्क के अंदर एक आदमी अनलिमिटेड 3 महीने तक इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है, वो भी डेली का 3 GB। एक आदमी डेली 3 GB इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है 3 महीने, यानी 90 दिनों तक। अब आप उसको अगर ज़रब देंगे तो वो GB के अंदर मैं समझता हूँ तकरीबन 270 GB के करीब करीब वो हो जाएगा। इतना ज़्यादा हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट को, और वहाँ पे वही 10 GB के लिए 750 रुपये जो है खर्च करना पड़ रहे हैं। इतना उन्होंने महंगा कर दिया, यानी आम लोगों से ये सारी फैसिलिटीज़ और सहूलतों को दूर कर दिया। उसके बाद में फिर मुल्क के अंदर जो तालीम का निज़ाम है, तालीम के निज़ाम को भी पूरी तरह से ख़त्म करके वहाँ पे अमेरिकन जो एजुकेशनल सिस्टम था उसको उन्होंने वहाँ पे कायम कर दिया। अब वहाँ की जो आर्मी है, आर्मी यानी अभी जो तालिबान वहाँ पे दोबारा से उरूज पे आए हैं, उसमें एक सबसे बड़ा हाथ खुद अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ की आर्मी है उसका भी है कि वहाँ की आर्मी ने तालिबान से कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी। चाहे वो मज़ार शरीफ हो, चाहे वो कंधार हो, चाहे वो काबुल हो, चाहे वो कोई और शहर हो, जितने भी शहरों के अंदर लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। मैं आपको ये चीज़ बता दूं क्लियर करके, जहाँ पे भी तालिबान जाते थे, जैसे ही यानी ये कतर के अंदर जैसे ही एग्रीमेंट हुआ अमेरिका और तालिबान के दरमियान में कि सितंबर से पहले पहले अमेरिका पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को खाली कर देगा, तो तालिबान ने दोबारा से वहाँ के दीगर सूबों के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया। और जैसे ही तालिबान आगे बढ़ रहे थे, वहाँ की आर्मी खुद ब खुद अपने हाथों से सरेंडर कर रही थी। किसी ने भी रिएक्शन में तालिबान के ऊपर कोई गोलियां नहीं चलाई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, और वो ये है, जो आर्मी पिछले 20 सालों से अमेरिका के साथ काम कर रही थी, उन्होंने ये देखा हम अफ़गान कौम हैं, हम मुसलमान कौम हैं, हम कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, और ये अमेरिका हमारे मुल्क पे हुकूमत करके ये हमारे ही मुल्क के अंदर बातिल के निज़ाम को कायम करना चाहता है। और उसने कुरान के और इस्लाम के और ये सारे निज़ाम को पूरी तरह से, मतलब अमेरिका की साजिश ही ये थी कि जो अफ़गानिस्तान है उसको दूसरा एक मॉडल कंट्री बनाया जाए, मॉडर्न कंट्री, जहाँ पे औरतें मिनी स्कर्ट में घूमती हो, जहाँ के मर्द जो है वो पूरी तरह से अय्याश हो, जहाँ पे जगह जगह पे जुए खाने हो, जहाँ पे जगह जगह पे शराब खाने हो। उन्होंने इस तरीके से आम कर दिया। और मैं आपको एक और अंदर की बात बताता हूँ, वो ये है कि अमेरिका और यहूदियों की सबसे बड़ी साजिश मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये है कि ये जिन मुल्कों में भी जाते हैं वहाँ के नौजवान नस्लों को नशे का आदी बनाते हैं। नशे का आदी, इनको मालूम है कि मुस्लिम नौजवानों को अगर बर्बाद करना है,
बर्बाद अगर करना है, यानी इनके अंदर की सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म करो। और इनके अंदर की सोचने समझने की सलाहियत कब ख़त्म होंगी? जब तुम इनकी नस्लों को नशेड़ी बनाओगे। तो जिन जिन इलाक़ों में भी ये जो नशा आम किया जाता है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होती है नस्लों को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए मैंने इससे पहले भी बताया था कि फ़लस्तीन के अंदर सबसे ज़्यादा यहूदियों ने जिस चीज़ को आम किया हुआ है वो है नशा। नशा एकदम आम है वहाँ पर। नशे की हर चीज़ आपको सहूलत से आसानी के साथ में, फ़लस्तीन है, उसके बाजू में जॉर्डन वगैरह, ये सारे मुल्कों के अंदर ख़ास तौर पे नशे के लिए लोग पहुँचते हैं। उन्होंने क्यों किया ऐसा? अतराफ़ के पूरे मुल्कों को क्यों नशेड़ी बना दिया? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब तुम नशेड़ी बनोगे ना, तो एक नशेड़ी इंसान वो होता है, मुल्क का तो दो दूर छोड़कर उसको खुद अपने घर की फ़िक्र नहीं होती है कि उसके जोरू बच्चे ज़िंदा है या मर गए हैं, या घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है। कुछ लेना देना नहीं है उसको इन सारी चीज़ों से, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होता है, वो अपनी ज़िंदगी में अपने नशे में चूर होता है। तो इसीलिए हर मुल्क के अंदर, तो अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने ऐसा ही किया। अफ़गानिस्तान में नशे को ऐसे आम कर दिया, एक यानी आपको हर जगह पे जो है नशा एकदम वहाँ पे, वो भी दुनिया का एकदम आला किस्म का नशा। एक ज़माना वो था, मैं आपको एक और हिस्ट्री भी बता दूँ। एक ज़माना वो हुआ करता था, यूरोप के लोग, इंग्लैंड के लोग, फ्रांस के लोग और जर्मनी के लोग, इटाली के लोग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का वो ज़माना था जो सिर्फ नशा करने के लिए बाय रोड अफ़गानिस्तान का सफ़र किया करते थे। अफ़गानिस्तान दूर नहीं है यूरोप से ज़्यादा, क्योंकि जो रशिया है वो खुद यूरोप है, जिसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान से मिलता था। तो बहुत सारे लोग जो सफ़र करने वाले होते थे, जर्मनी वगैरह का बॉर्डर ऑलरेडी रशिया को मिलता है, जर्मनी से रशिया, रशिया से अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से लोग बाय रोड अफ़गानिस्तान का सफ़र किया करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ नशे के लिए। तो वो नशा तो अफ़गानिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अफ़ीम है और दीगर जो चीज़ें पैदा होती है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अफ़गानिस्तान में उन्होंने नशे को इस तरीके से आम किया, वहाँ की नौजवान नस्लों को, वहाँ के नौजवान बच्चों को, और उसको एकदम सस्ता कर दिया, 10-10 रुपये में नशा। अब वो नशे के चक्कर में वहाँ की नस्लें बर्बाद हो रही थी। तो ये सब बातें जो वहाँ के आर्मी के नौजवान थे वो ये देख रहे थे कि हम भले ही अमेरिका के साथ में काम कर रहे हो, लेकिन अमेरिका इस तरीके से साजिशें करके हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। अमेरिका का प्लान ही ये है, हमें अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, और ख़त्म करना है तो नस्लों को ख़त्म करो। इस वजह से जैसे ही तालिबान दोबारा से खड़े हुए, तालिबान के खड़े होते ही हर शहर के अंदर, आप मुझे बताइए, ये एक एक सूबा और एक एक शहर इतने तेज़ी के साथ में जो है वो यानी अफ़गानिस्तान के कंट्रोल में आ रहे थे। मैंने एक जोक पढ़ा, जो कि यानी एक लतीफ़ा मैं पढ़ रहा था कि अभी ये जो इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, तो किसी ने एक जोक लिखा एक बैट्समैन के बारे में। बोले यार, ये बैट्समैन की 50 होने से पहले तो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने 50 सूबों पे कब्ज़ा कर लिया, यानी इसकी इतनी धीमी जो है पारी चल रही है। बहरहाल वो एक जोक उन्होंने बनाया था, इतने तेज़ी के साथ में जो उन्होंने, हम सुन रहे थे, सुबह में सुने के पता चला मज़ार शरीफ पे उनका कब्ज़ा हो गया, तो दोपहर तक कंधार में वो पहुंच गए, तो शाम तक किसी और शहर के अंदर वो पहुंच गए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये था, उनको लड़ाई कहीं पे भी लड़ना नहीं पड़ी। वहाँ की गवर्नमेंटों ने, वहाँ की हुकूमत, यानी जो वहाँ के सूबाई हुकूमतें थी, या वहाँ की ज़िले की हुकूमतें थी, या वहाँ के जो आर्मी वाले थे, सब ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, उन्होंने पूरे मुल्क को उनके हवाले किया, क्योंकि वो जानते थे कि यही वो लोग हैं जो रियल अफ़गानिस्तान को बचा सकते हैं। वरना अफ़गानिस्तान की तो शनाख्त भी ख़त्म हो जाएगी, पहचान भी ख़त्म हो जाएंगी कि अफ़गान कोई कौम भी थी और अफ़गानिस्तान कोई मुल्क भी था। इस वजह से तालिबान को ये जो उरूज मिला। अब हम आते हैं हामिद करज़ई और अशरफ गनी जैसे लीडरों के ऊपर। हामिद करज़ई वो लीडर है जो अफ़गानिस्तान में थे ही नहीं, लेकिन उनके नाम के साथ में सिर्फ ये जुड़ा हुआ था कि उन्होंने, वो अफ़गानी है और पठान है और जर्मनी वगैरह कहीं पे वो रहते थे।
वहाँ से लाके उनको, यानी आप मुझे बताइए अफ़गानिस्तान के दर्द को वो समझ सकता है जो वहाँ के किसी गांव के खेड़े से, बस्ती से, वहाँ से उठा हुआ हो, वो उस मुल्क पे हुकूमत करेगा तो वो गरीबी को, वो फाका कशी को, वहाँ की गुर्बत को, जैसे हमारे देश के अंदर हमारे एक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैंने पढ़ा था किसी किताब के अंदर कि वो देश के मिट्टी से इतने जुड़े हुए थे। ये नारा उन्होंने ही दिया हुआ है, जय जवान जय किसान का। इसलिए दिया था क्योंकि उस ज़माने में हमारे देश में उतनी पैदावार नहीं होती थी, गुर्बत थी, फाका कशी थी, उनके ज़माने में दुष्काल, कहत पड़ गया। तो लाल बहादुर शास्त्री वो वज़ीर आज़म, वो हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास, यानी जो प्राइम मिनिस्टर का बंगला होता है उसके अतराफ़ में जो पूरा गार्डन था, वो गार्डन के अंदर उन्होंने जो है खेती शुरू कर दी। खुद 2 बैल और हल मंगाकर, मुल्क का वज़ीर आज़म, उन्होंने खुद वहाँ पे हल चलाया, वहाँ पे उन्होंने जो है अनाज पेर दिया था प्राइम मिनिस्टर के पूरे घर के अतराफ़ में जो गार्डन होता है। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि वो देश के मिट्टी से जुड़े हुए थे, उनको दर्द था ना अपने देश का, भाई मेरे देश में गरीबी है, फाका कशी है, तो मेरा भी काम ये है कि मैं भी अपने जहाँ पे भी जगह ज़मीन खाली नज़र आ रही है वहाँ पे भी मैं खेती करूँ। तो उन्होंने वहाँ पे खेती कर दी। ऐसे ही ये जो लोग बाहर से लाए हुए थे हामिद करज़ई के जैसे, उनको अपने कौम का दर्द ही नहीं मालूम है। जर्मनी में पले बड़े, उसके बाद में ये अशरफ गनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हुआ करते थे। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ये उस्तादों में शुमार होते हैं। उनके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े नामवर लोग हैं, ये उनके प्रोफेसर और टीचर रहे हैं। अशरफ गनी ये भी कोई छोटे मोटे इंसान यानी तालीमी इल्मी एतबार से, लेकिन चूँकि ये होते हैं दुनियादार लोग, दुनियावी तालीम में जितना आगे बढ़ गए, जितने उरूज पे पहुँच गए, तो चूँकि अपने मिट्टी से ये दूर हो गए, तो अब ऐसा जो इंसान होता है ना, उसके अंदर सेल्फिशनेस पैदा होता है। वो सोचता है भाई मेरे को क्या करने का है, लोगों के फाकों से, लोगों के गुर्बत से, मुल्क के हालात से मैं अपना पेट भरूं, ये मेरे लिए ज़रूरी है, मैं मेरा क्या फ़ायदा कर सकता हूं। इसीलिए अशरफ गनी ने क्या किए, जब मुल्क के हालात ख़राब हुए और उन्होंने देखा कि काबुल तक तालिबान पहुंच चुके हैं, उससे पहले ही उन्होंने जितने नोटों के थैले भर सकते थे, जितने थैले, वो थैले भर भर के और 4 कारों के साथ, पहले वो कारों में भी थैले डाले गए नोटों के, और उसके बाद में जो है वो चारों कारों को सवार कराया गया। उसके बाद पूरे उनके थैले डाले गए और बहुत सारे थैले जब बच गए वहाँ पे, उनको वैसे ही छोड़ दिया गया। और उनको छोड़ने के बाद में अभी खबरें ये मिल रही है कि शायद वो ताजिकिस्तान या पड़ोस में अफ़गानिस्तान के बाजू में ये 3-4 मुल्क है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान, ये सब के बॉर्डर मिलते हैं अफ़गानिस्तान को। तो ताजिकिस्तान जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि शायद वो ताजिकिस्तान चले गए हैं। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, बताने का मकसद यही है, अभी मैं सुबह में भी देख रहा था, तालिबान के जो प्रवक्ता है, उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने अभी अपने बयान के अंदर ये कहा है कि हमारे मुल्क में किसी को भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी एम्बेसीज़ भी जो बंद हो रही है, जैसे जर्मनी, इटली और यूके वगैरह की एम्बेसीज़ बंद हो चुकी है, वो लोग चले गए। उन्होंने कहा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको पूरा अमन देंगे, पूरी सिक्योरिटी देंगे। चाइना और रशिया एम्बेसी अभी अपनी जगह पे है और वो वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हम कंटिन्यू हमारा काम करेंगे। ऐसे भी बहुत सारी एम्बेसीज़ हैं। तो तालिबान ने ऑलरेडी ये कहा है कि औरतों पर हमें जो बदनाम किया जा रहा है कि हम औरतों पे ऐसा जुल्म करेंगे, वैसा हम कुछ नहीं करेंगे। औरतों के लिए जो शरई रूल्स है, जिसके एतबार से वो पढ़ाई कर सकती है, उनको बिल्कुल पढ़ने की, डॉक्टर बनने की भी इजाज़त रहेंगी। इसी तरह से जो है वो जैसे अभी बहुत सारे स्कूल्स में, यानी जो भी उनका निज़ाम अभी चल रहा है, वो पूरा निज़ाम वैसे के वैसे ही चलेगा। हम किसी पे पाबंदी लगाने वाले नहीं हैं। इसी तरह से बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि हम मुल्क में डेवलपमेंट करेंगे और हमारी जो हुकूमत रहेगी वो इंतकामी कार्रवाई वाली नहीं रहेगी कि जिन लोगों ने हमारी मुखालिफत की थी तो हम उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई, उनकी धरपकड़ हो रही है, उन पे झूठे मुकदमात करके उनको जेलों में डाला जा रहा है कि इन्होंने हमारी मुखालिफत की थी, उन्होंने की थी। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने सबको माफ़ कर दिया है क्योंकि हमको सबका विकास करना है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने भी वही नारा लगाया है, बोले हमको सबको साथ लेके चलना है और सबका विकास करना है।
तो सबका साथ और सबका विकास करना है तो इसके लिए हम इंतकामी कार्रवाई किसी भी तरह से नहीं करेंगे। एक तो ऐलान उन्होंने ये किया है, और दूसरी तरफ ये जो लोग भाग रहे हैं, ये जो लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर भाग रहे हैं, प्लेनों को लटक रहे हैं, देखो एक्चुअल में क्या है, इंटरनेशनल मीडिया इसको गलत ढंग से पेश कर रहा है। मैं आपको बता दूं इसके पीछे का रीज़न ये है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि 20,000 अफ़गानियों को हम हमारे मुल्क में सिटीज़नशिप देंगे, ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा को भी देंगे। ऐसे ही अमेरिका के अंदर ऑलरेडी अफ़गानियों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जितने जाना चाहते हैं जा सकते हैं, और भी यूरोप के मुल्कों के अंदर। उसका रीज़न ये है कि अब ये जो बाकी लोग हैं, ये लोग कुरान वाले निज़ाम में, शरीयत वाले निज़ाम में नहीं रहना चाहते हैं, इनको आज़ादी वाला निज़ाम चाहिए। और दूसरी तरफ इनमें एक बहुत बड़ी तादाद उन जासूसों और मुखबिरों की है जो अमेरिका के 20 साला दौर के अंदर वहाँ पे मुखबिरी किया करते थे, जासूसी किया करते थे। अब ये जो सारे लोग हैं, ये लोगों की सोच ऐसी है कि तालिबान कहीं मुखबिरी और जासूसी के इल्ज़ाम में हम लोगों को जेल की सलाखों में ना डाल दे, जबकि तालिबान ने साफ तौर पे ऐलान किया है हम किसी को भी किसी किस्म की सज़ा नहीं देंगे, तुमको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, ये पूरी तारीख़ जो है हमने आपके सामने बयान की है। मीडिया चैनल्स बहुत सारे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, गलत खबरें दिखा रहे हैं, और उन लोगों के इंटरव्यूज़ बता रहे हैं जिनका अफ़गानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। या बहुत सारे लोग बोले 2008 में हम अफ़गानिस्तान छोड़ के आ गए थे, वहाँ पे ऐसे अत्याचार हो रहा था। तो अरे भाई 2008 में वहाँ किसकी हुकूमत थी पहले वो पता करो। तो बहरहाल ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम इंशाल्लाह जैसे जैसे टॉपिक्स मिलते रहते हैं वैसा आप लोगों के सामने जो है उसका टेक्निकल एनालिसिस करके अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से बस यही दुआ करते हैं, जिन नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं के साथ तालिबान ने वहाँ पे हुकूमत का निज़ाम कायम किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको अमन के साथ, प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हुकूमत की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि वहाँ की औरतों को भी पूरा फ्रीडम महसूस हो, वहाँ के लोगों को भी पूरा अमन महसूस हो, और किसी भी किस्म की लोगों में डर ना रहे, लोगों के अंदर घबराहट ना रहे। और ऐसे ही जैसे तालिबान ने पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ और रशिया के साथ इतने फ्रेंडली रिलेशंस बना दिए हैं, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हमारे देश भारत के साथ में भी उनके एकदम फ्रेंडली रिलेशंस होंगे, जिसकी वजह से हमारे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू अपना काम करते रहेंगे। और अफ़गानिस्तान और भारत के जो रिलेशंस और ताल्लुक़ात हैं वो पहले की तरह से ही जो है साजगार रहेंगे। बस यही हमारी दुआएं और यही हमारी ख्वाहिशात और यही हमारी तमन्नाएं हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।